कोडी रोड्स, डब्ल्यूडब्ल्यू और फैनेटिक्स, इन तीनों पर एक साथ किसी ने भाई केस कर दिया, इन पे लॉ सूट कर दिया। तो जो आपको पता है कोडी रोड्स का अमेरिकन नाइटमेयर ट्रेडमार्क है, मतलब वो उसको हर जगह यूज़ करते हैं, अपने प्रोमोज में, अपनी मर्चेंडाइज में, हर जगह डब्ल्यूडब्ल्यू इसका यूज़ करते हैं। आपको पता ही है, वो उनका पूरा गिमिक ही, उनका कैरेक्टर ही वो है। तो वेस्ले करके कोई तो भाई बैंड है, कोई म्यूजिक पता नहीं, कुछ तो ऐसा है, उन्होंने इस चीज़ के लिए उनको सू कर दिया है कि भाई अमेरिकन नाइटमेयर तो भाई हमारा टर्म है, तुम इसको कैसे यूज़ कर रहे हो। अब भाई ये बहुत मेजर चीज़ है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को जीतनी ही होगी, ऐसा मुझे लगता नहीं कोई मतलब सोचो आप खुद, जैसे अमेरिकन नाइटमेयर नाम से ना जान के किसी अमेरिकन कुछ और जोड़ दो आप पीछे, जो भी आपको वर्ड समझ में आ रहा है उसके नाम से अगर कोडी रोड्स को जाना जाएगा तो वो कितना वियर्ड हो जाएगा। क्योंकि अब तक जो स्टोरी है वो भी कुछ ऐसी रही है, इवन जो टैटू भी है उनकी नेक पे वो भी अमेरिकन नाइटमेयर होने को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास पैसों की शायद बहुत पावर है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या ये करना भी जो जिस भी बंदे ने किया है ये उसके पास अथॉरिटी भी है एक्चुअल में इस चीज़ की, या फिर ये कुछ भी है। लेकिन अब इसके बाद ना मैं देख रहा था ट्विटर पे कि हैशटैग फ्री कोडी चीज़ ट्रेंड कर रही है, जिसका मुझे लगता नहीं है भाई ये हैशटैग ट्रेंड करने से कोई फ़ायदा होने वाला है। कोई डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट में चीज़ नहीं है, बट डब्ल्यूडब्ल्यू यूजुअली ऐसे केसेस जीत ही जाती है। लेकिन फिर भी भाई ये अजीब है थोड़ा कि अचानक से आउट ऑफ नो वेयर ये चीज़ कहाँ से सुनने को मिली। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। आज मुझे भाई कुछ तो अभी आगे पीछे चीज़ें चल रही है, तो बस आज के लिए ये वीडियो है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आज भाई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, बहुत टाइम के बाद हमने रीयूनियन देख ही लिया है पॉल हेमन एंड रोमन रेंस का। तो मैंने आपको बताया था ब्लूमबर्ग का जो कुछ तो ऐसा होने वाला भाई टॉक शो की तरह, वहाँ पे रोमन रेंस एंड पॉल हेमन आएंगे। और भाई यहाँ पे तो हमको बहुत सारी बढ़िया चीज़ें पता चल गई, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी सारी चीज़ें होंगी। आप इसको जाके भी सुनोगे ना तो आपको थोड़ी डेप्थ में और चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि कि टेलीविजन के पीछे भी ये लोग कैसे चीज़ें रन कर रहे होते हैं। कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे रोमन रेंस से सवाल पूछा है कि नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं भाई, क्या कहोगे इसके बारे में। तो वो बोलते हैं कि ये सबसे बड़ी चीज़ है, और लोगों को मतलब लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं भाई ये पीजी है ऐसा वैसा, लेकिन मैंने तो पीजी वाले टाइम को भी एंजॉय किया, क्योंकि उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर उस चैलेंज को मैंने काफ़ी पसंद किया कि पीजी में कैसे डिलीवर किया जाए। और भाई ये बात कोई नहीं बोलता है, बात रोमन रेंस के मुंह से ही मैंने सुनी, जो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई हम नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं तो बहुत बहुत कुछ हो जाएगा, हमने जो वैल्यूज सेट की हैं कहीं ना कहीं हमें उसके ऊपर ही काम करना है। तो ये भी रोमन रेंस ने एक चीज़ बताई कि भाई ठीक है, तुम जो भी चीज़ें चाहते हो जब ज़रूरत होगी तब करेंगे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही वहाँ पे होने वाला है। और मैंने इससे पहले भाई स्टेटमेंट ऐसी किसी के मुंह से नहीं सुनी, हर कोई बंदा कहता भाई अरे हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, बट रोमन रेंस ने पीजी में रहने वाले टाइम को भी इंजॉय किया, ऐसा उनका कहना है। फिर रोमन रेंस पे यहाँ पे ऑब्वियसली ये था कि वो बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन है। पॉल हेमन ये वाली चीज़ भी मेंशन करते हैं जो अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे चल भी रही थी, कि रोमन रेंस वो बंदा है जो कि सोशल मीडिया से ऑफ है रेसलमेनिया के बाद से, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए किसी ने क्रिएट किया है तो वो रोमन रेंस ही है। और इस टाइम पे मैं रोमन रेंस का एक्सप्रेशन ही देखा था भाई, वो कैसे ऐसा एक्ट कर रहे थे कि वाह भाई मैंने तो क्या काम कर दिया, मतलब काफ़ी ऑफ द कैरेक्टर ये था। ऑफ द कैरेक्टर भी क्या बोलूँ, अब तो रोमन रेंस वैसे ही बेही फेस ही हैं। उसके बाद इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछती है, और भाई मुझे इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा बकवास लगी, इसको कुछ पता नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में, या फिर शायद मतलब पता नहीं था ऑब्वियसली, वो तो दिख ही रहा था वहाँ पे, लेकिन शायद कोई टॉप पोजीशन होल्ड करती होंगी इस वजह से वो थी वहाँ पे। तो वो पूछती है कि तुम फीमेल ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करते हो अपने प्रोडक्ट को देखने के लिए। तो इससे पहले कि उनका सवाल भी खत्म होता है, वो पॉल हेमन सीधा कहते हैं भाई रोमन रेंस की तरफ देखो जरा। तो रोमन रेंस हंसते हैं वहाँ पर, कहते हैं भाई चलो अगला क्वेश्चन पूछो, ये तो खत्म करो यहीं पे। उसके बाद रोमन रेंस से जॉन सीना के बारे में भी पूछते हैं कि जॉन सीना ने तुम्हारे बारे में बोला है कि रोमन रेंस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। तो पहले तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी रोमन रेंस बताते हैं कि भाई देखो किसी के लिए मैं हूँगा, किसी के लिए अंडरटेकर होगा, भले ही ज़्यादा लोगों के लिए मैं हूँ, अंडरटेकर ज़्यादा लोगों के लिए, लेकिन जो भी है तुम किसी बंदे को जो कि प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व है उसके लिए कोई भी ग्रेटेस्ट है उसके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते। और आई थिंक ये चीज़ सबसे ज़्यादा ना ट्विटर ऑडियंस को भी समझने की ज़रूरत है भाई, हर किसी के जो ओपिनियन है वो अलग होते हैं। तो ये रोमन रेंस ने बोला, और कहते हैं एट द एंड फिर वो कहता है कि अब जॉन सीना ने कहा है तो भाई ठीक है अग्री कर लेता हूँ मैं। उसके बाद रोमन रेंस ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक्सप्लेन करी, अपने रियल लाइफ रिलेशन को कैसे वो टेलीविजन पे रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। वो ये कहते हैं कि जे उसो के साथ अगर मेरी स्टोरी लाइन है तो मैं उसको अपने दिमाग में यही फील के साथ बोलता हूँ कि मैं जॉश के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरा डब्ल्यूडब्ल्यू कैरेक्टर है तो मैं रोमन रेंस बन के जे से बात करता हूँ। तो ये थोड़ा सा रोमन रेंस ने भी कंफ्यूज कर दिया था वहाँ लोगों को, लेकिन वो ये कहना चाह रहे थे कि कैसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ भी होती है कि जो चीज़ मैं रियल में फील करता हूँ उसे मैं टेलीविजन पर भी वैसे दिखा पाऊँ ताकि लोग भी उसे फील करें। उसके बाद पॉल हेमन ने बोला भाई देखो मैं रोमन रेंस का मतलब रोमन रेंस की सोचो इतनी तारीफ कर देते हैं, कहते हैं अगर मुझे कंकशन भी हुआ है, मुझे तो माइक पे कुछ बोलने के लिए बोलोगे तब भी मैं यही बोलूँगा कि रोमन रेंस बेस्ट है, क्योंकि ये मेरी ट्रू फीलिंग्स है जो कि मैं रोमन रेंस के लिए फील करता हूँ। यहाँ पर उन्होंने ब्रॉक लेसनर के बारे में बोला कि भाई क्योंकि इससे पहले मैं ब्रॉक लेसनर के लिए भी वो फील करता था, और ब्रॉक के बाद अगर मुझे किसी बंदे के साथ काम करना था तो वो रोमन रेंस ही था, और इसलिए आज हम ऐसा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा $1 मिलियन आप कह सकते हो क्वेश्चन पूछा
पूछा गया यहाँ पे रोमन रेंस से कि मज़ा ज़्यादा किस में आता है, क्या तुम प्रेफर करोगे बेबी फेस सुपरस्टार या फिर एक हील सुपरस्टार। अब अगर रोमन रेंस होते इस समय एक हील तो ऑब्वियसली इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता, लेकिन यहाँ पे थोड़े न्यूट्रल टोन में रोमन रेंस ने बात करी। वो बोलते हैं कि यार बिजनेस को देखें तो यार सक्सेस तो मुझे हील में मिली है, लेकिन बेबीफेस कैरेक्टर परफॉर्म करना बहुत ईजी है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ तुम्हें करना नहीं होता। बट फिर वो हील कैरेक्टर की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि हील कैरेक्टर प्ले करने में जो मज़ा है वो फिर किसी और चीज़ में नहीं है। मतलब कि आपको पता है उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा सारी जो उल्टी सीधी बातें बोली जा सकती हैं। तो इस तरीके से रैप करते हैं अपने इस पूरे इंटरव्यू को। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। बाकी आपके क्या थॉट्स एंड रिएक्शन है बताना। मैंने तो भाई 20 मिनट के आसपास का ही था, लेकिन काफ़ी इंजॉय करने वाला था। अभी जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है, अगला ही वाला सीजन प्रीमियर, वहाँ के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि ब्रेट द हिटमैन हार्ट होने वाले हैं शो पर। और ये जैसी डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस किया, पहले तो आउट ऑफ नोवेयर आया भाई, किसी को पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है, बट उनको वो शायद लेके आ रहे हैं। तो क्या कुछ प्लान है वो तो पता चलेगा। अगर मतलब कई बार आपको बताया ऐसे ही ले आते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई स्टोरी से रिलेटेड ही हो। तो देखते हैं फिर मंडे नाइट रॉ में क्या चीज़ होंगी उस हिसाब से। ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं भाई, तो CVV पॉडकास्ट में वो भी आया था और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी अंदर की बातें थोड़ी सी बताई। वो आपको याद होगा अगर आप चैनल के साथ जुड़े हुए एक्टिव चैटर हो, कि जैसे ही CM पंक को उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में देखा था, उन्होंने अरीना ही छोड़ दिया था और उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ चल रही थी भाई क्या हो गया है, लोग जो है हैप्पी नहीं है CM पंक के आने से। तो ड्रू मैकिंटायर ने बोला भाई सुनो मेरी बात, जो तुम बातें चली वो तो चलो छोड़ो, मैं तो इसलिए निकला क्योंकि मैं सच में गुस्से में था, और अगर मैं CM पंक को जाके पेल देता तो उससे बढ़िया तो यही है कि मैं वहाँ से चले जाऊँ। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं इसलिए मैं चले गया। और ड्रू ने जो जैक पेरी के साथ फोटो डाली थी, जैक पेरी CM पंक की क्या कहानी है वो मैंने डॉक्यूमेंट्री वाले वीडियो में अच्छे से बताया। तो वो बोलते हैं कि कैसे वो चीज़ हुई थी। कहते हैं कि मैं रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग से मिलने गया, जो कि इस समय AEW में है, मतलब ये फ्लाइट वगैरह कुछ इधर उधर ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ पे जैक पेरी थे, तो मैंने उसके साथ कुछ बात करी और मैंने फोटो भी क्लिक कर ली, और जैसे ही फोटो क्लिक करके मैंने डाली तो भाई जो सारा सोशल मीडिया है वो फट गया। तो ये थी इसके पीछे की कहानी की वो ड्रू मैकिंटायर और जैक पेरी कैसे मिले या क्या हुआ। बाकी ड्रू मैकिंटायर ने बहुत सारी और भी मस्त बातें बोली इस पॉडकास्ट। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है तो अच्छे से मैं भी देख के फिर अपनी फीलिंग्स के साथ वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बट अभी बात करते हैं सेथ रॉलिन्स और कोडी रोड्स के बारे में। तो आपको बताइए इन सुपरस्टार्स के बीच में मैंने 3 मैचेस देखे हैं, ट्रायलॉजी देखी है, लेकिन क्या इनका एक और मैच हो सकता है। तो कोडी रोड्स ये कहते हैं भाई देखो वैसे तो बहुत मजा आया सेथ रॉलिन्स के साथ काम करके, लेकिन अगर अब एक और मैच हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 60 मिनट दिए जाएं सेथ रॉलिन्स के साथ। यानी कि वो एक आयरन मैन मैच की बात करते हैं जिसमें भाई हम दोनों सुपरस्टार फिर से अपने पूरी जान लगा दें। भाई वो हेल इन अ सेल मैच जो कोडी रोड्स ने कम्पीट किया था भाई, अपने जो उनका पेक्टोरल मसल थी चेस्ट वाली वो टूटी फूटी, वो तो हमेशा ही आइकॉनिक रहने वाला है। और बढ़िया बात यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अगर इसको दोबारा रिविजिट करती है तो कोडी रोड्स इसमें और कुछ इंटरेस्टिंग प्लान कर रहे हैं भाई। चलो एक स्टिपुलेशन ऐसी कुछ डाल सकते हैं, बट मैं जेन्युइनली इतना बड़ा कोई ऐसे सिर्फ रेसलिंग का फैन नहीं हूँ, आपको पता ही है। बट क्योंकि इनकी स्टोरी भी रह चुकी है तो आई थिंक एक 30 मिनट का 60 मिनट का आयरन मैन मैच अगर डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान करती है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू अभी अवॉइड करती है अपने टाइमिंग इश्यूज की वजह से भी, तो शायद इनकी फ्यूड के लिए वो एक परफेक्ट फिट हो सकता है। अब देखो यार डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कितने हरामी किस्म के, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जो डैनियल ब्रायन का यस है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने ट्रेडमार्क किया था, क्या नहीं किया था उसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अभी डैनियल ब्रायन डैनियल्सन ने तो कुछ किया इस यस का। तो इसके बाद ना डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक लेटर ही डाल दिया डैनियल ब्रायन को, वो लीगल लेटर होता है ऐसे डैनियल ब्रायन बोलते हैं। कहते हैं कि यार मतलब ब्रायन डैनियल्सन ने बोला कि यार डब्ल्यूडब्ल्यू को पता नहीं, इस तरीके से नहीं बोला, मतलब टोन उनकी थोड़ी सी नॉर्मल ही थी। वो ये कहते हैं कि मैं भाई कुछ नहीं करने जा रहा, मैं ना कोई मर्च बना रहा हूँ ना मैं कुछ चीज़ बेच रहा हूँ किसी को, जस्ट ये मेरी थिंग है तो मैंने इसको अपने नाम कर लिया। लेकिन इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको रीच आउट कर लिया था एक लीगल लेटर के साथ। तो अभी मुझे नहीं पता भाई ये जो यस है वो किसके नाम पे है, डब्ल्यूडब्ल्यू के है या ब्रायन डैनियल्सन के है। बट अगर अभी ब्रायन डैनियल्सन कुछ पैसे वैसे कमाने का सोच रहे हैं इसके बारे में तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू अड़ंगा तो तगड़ा वाला लगाएगी इसके ऊपर। अब 25 सितंबर को होने वाली नेटफ्लिक्स पर जो विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री है भाई, उसका ट्रेलर ही बोलूँगा, ट्रेलर आ चुका है। और भाई ये मुझे मतलब जैसे जैसे इसकी डेट क्लोज आ रही है, जैसे जैसे और चीज़ें पता चल रही है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है भाई ये डॉक्यूमेंट्री कुछ नेक्स्ट लेवल होने वाली है। यहाँ पे क्रिस बेनवा भी हमको फीचर होते हुए दिखाई दिए भाई। और डब्ल्यूडब्ल्यू से आपको पता है पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बोला था हमारा इसमें कोई रोल है नहीं, लेकिन मुझे सही में लग रहा है क्योंकि अगर होता तो क्रिस बेनवा यहाँ पे नहीं होते। विंस मैकमैन यहाँ पे बोलते हैं कि सबको मेरा नाम पता है लेकिन लोग मुझे जानते नहीं है। अब जब इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत हुई थी ना तो ऑब्वियसली राइज एंड फॉल तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब इसको बनाना स्टार्ट किया था आई थिंक 2018 में किया था 19 में किया था, तब उस टाइम पर विंस के ऊपर ऐसा एलिगेशन कोई नहीं था। लेकिन क्योंकि अब वो हो चुके हैं तो पीडब्ल्यू इनसाइडर ये बात बोलता है कि इसका जो भी फाइनल वर्जन है, क्योंकि इसमें विंस मैकमैन के भी बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, एक तरीके से उनकी बायोग्राफी बोल लो या फिर उनके कांड बोल लो, इस तरीके से उसको बनाया, लेकिन फाइनल कॉल फाइनल से इसके ऊपर विंस मैकमैन का कुछ भी नहीं होने वाला, या फिर उसका जो फाइनल एडिट है उसको
किसी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता। और अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि ये डैमेज कंट्रोल एक डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि विंस की इमेज साफ करने के लिए अभी फिलहाल मुझे देख के तो भाई ऐसी फीलिंग आ नहीं रही इसको देख के, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें पता चल रही हैं, जब से क्रिस बेनवा मैंने देखे तो मुझे लग रहा है भाई डब्ल्यू का इसके ऊपर ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, ना डब्ल्यू का कोई प्रोडक्शन है। बस आपको इंटरव्यूज दिख जाएंगे सुपरस्टार्स के या फिर लेजेंड्स के, जो कि विंस के पूरे करियर में रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्री तो भाई सच में बहुत कमाल की होने वाली है। मैं नेटफ्लिक्स का सब है नहीं मेरे पास सब्सक्रिप्शन, देखता नहीं मूवी, लेकिन शायद इसके लिए तो सब्सक्रिप्शन फिर ज़रूर ले लूँगा मैं। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त वीडियोज़ के लिए। कल से रेगुलर वीडियोज़ के साथ आ जाएंगे, और तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।